नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। स्टॉकबॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स लेकर आएंगे हर रोज़। तो यहाँ आपको अगर इंटरेस्ट है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में, तो आप फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को एंड रोज़ देख सकते हैं ऐसे वीडियोज़। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। डिस्कस करेंगे हम इनके कॉजेज और इनके इफेक्ट, क्या इफेक्ट है हमारे लाइफ पे और क्या रीजन है कि इवेंट्स हो रहे हैं। लैक ऑफ स्किल्ड रिसर्चर्स, यहाँ बात हो रही है लैक ऑफ स्किल्ड रिसर्चर्स की इन एआई अ बिग वरी सेज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि एआई के फील्ड में जो लैक ऑफ रिसर्चर्स है ना, ये बहुत ही बड़े कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो फील्ड में हमें लोग चाहिए, ठीक है, जहां हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इस टाइम पे आईटी में, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? एआई में ही जा रहा है। और कोई ऐसा सेक्टर आपको नहीं मिलेगा स्पेशली आईटी में जहां इतना पैसा जा रहा हो जितना एआई में जा रहा है। वहां अगर आपको लोग नहीं मिलेंगे रिसर्च के लिए, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, लेकिन लैक ऑफ स्किल्ड रिसर्चर्स की प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडियन एआई स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर आप अभी करियर पाथ चूज करने का सोच रहे हैं तो आप ये देखिए, हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की या फिर हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसे बहुत सारी फील्ड है जहाँ भीड़ है ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है, देखिए, जो एआई रिसर्च वाला इंसान है ना, उसको बाहर से फॉरेन से इतने लुक्रेटिव ऑफर्स आ रहे हैं कि वो वहीं चला जा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड टू रीटेन करना बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को, अगर आप हायर भी कर लो, क्योंकि उनको कुछ ही दिनों में अब्रॉड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो ये एक कंसर्न रहता है। इंडिया में जो कंपेटिटिवनेस है हमारी, वो ये कम कर देता है। तो इंडिया डज नॉट हैव पॉसिटी ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल की कमी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जो हो रहा है आजकल वो ये है कि कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है बेस्ट फाउंडर्स में, जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज बना रहे हैं। सो अगर एआई की बात करें, हम ये देख रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग वेव शुरू हो चुकी है इंडिया में एआई एप्लीकेशंस की। यस, एआई का जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस है उसके लिए यहाँ पे कंपनीज बन रही है। चाहे आप न्यूज़ की बात करें, चाहे आप सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, फ़ोन, किसी भी चीज़ की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, यहाँ पे फाउंडर्स हैं जो एआई का एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रियल इशू की बात की जाए तो हमारे पास जो रियल इशू ना इंडिया में, पैसे का नहीं रहा एआई को लेके, जबकि वो है क्वालिफाइड एआई रिसर्चर्स का। हमारे पास क्वालिफाइड एआई रिसर्चर्स कम है, हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है यहाँ से। एंड 20% ऑफ ग्लोबल एआई रिसर्चर्स वो इंडियन ऑरिजिन के हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर एंड ज़्यादातर कहाँ है? यूएस में। तो हमें इन्हें वापस लाना होगा, जैसे कि चाइना लेके आया पिछले 15 सालों में अपने बढ़िया स्कॉलर्स को, वो यूएस से बहुत ही अच्छे लुक्रेटिव ऑफर्स देके इंडिया लेकर आया है। तो आनंदम का कहना है कि इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेम, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स हैं एंड हमें बस ये मेक श्योर करना है कि हम इन्वेस्ट करें उनमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आनंदम का कहना है कि जो फर्म है, इनकी फर्म के पास 16,000 करोड़ ऑफ कैपिटल है। कोई कैपिटल की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन हमें और ज़्यादा लोग चाहिए जो एआई स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त। अपोवाल जो फाउंडर है एंड अभिषेक अपोवाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पैनलिस्ट है उन्होंने भी बात करी कि हमें गुड रिसर्चर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंड गुड रिसर्चर्स इन अ सेंस, आप ये देखिए कि कंपटीशन हमें कहाँ से फेस करना पड़ रहा है। एज एन एम्प्लॉयर भी ये कंपटीशन अब ग्लोबल हो चुका है, क्योंकि ग्लोबल ऑफर्स आ रहे हैं हमारे इंडियन रिसर्चर्स को, जो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव, ऑफ कोर्स वो भी कॉम्पिटिटिव ऑफर्स चूज करेंगे बिकॉज दे विल आल्सो गो फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर पे। तो यहाँ पे ये जो एक प्रॉब्लम है, इसका जो सोल्यूशन रहेगा, यहाँ गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, कंपनीज को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इंडिया में ओवरऑल, तब जाके आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो हमारा आप कह सकते हैं जो स्कॉलर्स हैं जो बाहर मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओपन एआई का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ओपन एआई का अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे देखिए कि पैसे की कमी ओपन एआई के पास होगी, आपको लगता है? नहीं, राइट। बट इन्होंने क्या किया है, सिर्फ प्योर आप कह सकते हैं वर्क एंड परसिस्टेंस के बेसिस पे इन्होंने सारे बैरियर्स को तोड़े हैं। एंड इंडियन फर्म्स, ठीक है, ये भी ऐसे मॉडल्स बना सकती है, ओपन एआई ने जैसे बनाए ऑफ कोर्स, बट ओपन एआई
सो देयर इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्सी टू ओपन एआई। जैसे एलन मस्क कहते हैं कि सबसे पहले ये एक एनजीओ टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था जो पैसे रेज करा था और उसके बाद वो फॉर प्रॉफिट हो गया। तो इंडिया में यूजुअली गवर्नमेंट सपोर्ट्स अगर मिले हमें, जैसे ओपन एआई को बाहर मिला है, वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट समथिंग ऑफ दैट स्केल, क्योंकि ओपन एआई में भी बहुत सारे इंडियंस हैं। कल ही मैंने आर्टिकल कवर किया है ओपन एआई का, जहाँ पे वी हैव सीन कि इंडिया फोकस्ड, वो कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल लूज नहीं करेंगे एंड विल कीप इंडिया इन माइंड जब भी हम कोई नए डेवलपमेंट्स करते हैं। तो हमें फ्रंटियर में रहना होगा, रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा और बैरियर्स ब्रेक करने होंगे, जैसे फॉरेन स्टार्टअप्स ने किया और जैसे उनकी मदद की गई वैसे ही हमें मदद भी करनी होगी। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। ब्रिजिंग द स्किल गैप, क्वालिटी ट्रेनिंग रिमेन्स एन एल्यूसिव गोल। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक पैराडॉक्स की। इंडिया में एक पैराडॉक्स है कि भाई इंडिया में ना एम्प्लॉयमेंट पैराडाइम है, जिसे हम कहते हैं कि जॉबलेसनेस है, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी के लिए, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए, बट जो हमारी कंपनी के सबसे बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो लेबर शॉर्टेज है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, प्रॉब्लम यूजुअली यहाँ पे ये आ रही है कि सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स, जैसे कि आप L&T की बात कीजिए, सबने L&T का नाम सुना होगा। इनके चेयरमैन ने कहा कि जो इंजीनियरिंग जायंट है इसके पास मैन पावर शॉर्टेज है इस वक्त। करीब 45,000 वर्कर्स एंड इंजीनियर्स अक्रॉस इट्स बिजनेसेस ये इसका शॉर्टेज फेस कर रहा है। और L&T एक एक्सेप्शन नहीं है, आउटलायर मीन्स एक एक्सेप्शन नहीं है इस रिस्पेक्ट में। आप देखिए, स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो है ईस्ट में टू टेक्सटाइल हब ऑफ तिरुपपुर, कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं स्किल लेबर ढूंढने में बेसिक फंक्शंस के लिए, जैसे कि मशीन ऑपरेटर्स, वेल्डर्स, फिटर्स, ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, कारपेंटर्स एंड प्लम्बर्स। तो शॉर्टेज सिर्फ एक्सपांडिंग ऑर्डर बुक्स की वजह से नहीं है। देखिए, ये कंपनी को ऑर्डर्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। L&T को अभी कितना 35,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है, ये मिला है सऊदी अरेबिया से। तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बुक्स हैं इनके, लेकिन यहाँ पे एक क्रोनिक वीकनेस हम देख रहे हैं इंडियन लेबर मार्केट में, ठीक है। पुशिंग अप वेजेस एंड कॉस्ट एट टाइम, जहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स अभी भी स्लजिश है, हमें वेजेस भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं कंपनीज को और कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है। तो शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। येस, दिस इज़ द रूट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कि यूजुअली क्या होता है, आप स्कूल से बाहर निकलते हैं, यू गेट स्किल्ड बाय कॉलेजेस, right, and educational institutions, and then you go to let's say job। अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, किसी भी जॉब में हो, ये जो पार्ट है ये कंपनीज बोल रही हैं कि ये हमें करना पड़ रहा है। सो आई मीन इट्स ट्रू, लाइक एज अ कंपनी अगर ये पार्ट आपको करना पड़ रहा है तो बेटर है कि आप यहीं से डायरेक्ट हायर करो और यहाँ पे इन्हें स्किल करो। वाई डू यू नीड एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस पीपल जो हायरेबल है, लेट्स से, या फिर जो वर्क कर सकते हैं, लेट्स से बेसिक भी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली बिग प्रॉब्लम कि इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पर गवर्नमेंट को निगरानी, कुछ बेटर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि इस तरीके से ये बच्चों से इतना ज़्यादा पैसे लेकर, अच्छे खासी फीस लेकर उन्हें कुछ भी स्किल ना दे, उन्हें सिर्फ आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज है। दिस इज़ नॉट फेयर टू द स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, करीब 64% engineering graduates are employable and 40% of those coming out of industrial training institutes, ठीक है। 60% engineering graduates जो है employable हैं और 40% of those coming out of industrial training institutes। So overall half of the youth, उनके पास necessary skills है to be employable। Interestingly, ये जो डिस्करेजिंग पिक्चर आपको लग रहा है ना कि सिर्फ 50% लोग ही मतलब एम्प्लॉयबल है, नहीं, ये जो एम्प्लॉयबल लोग हैं ये एक्चुअली बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। क्योंकि अगर 2014 में देखें तो सिर्फ 33.9% जो यूथ थे जिन्हें एम्प्लॉयबल बोला जाता था, सिर्फ एम्प्लॉयबल थे। तो ये इंप्रूवमेंट है ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट्स फोकस ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यस, गवर्नमेंट ने फोकस किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड स्कीम्स जो अप्रेंटिस और क्राफ्ट्समैन के लिए है। तो इस प्रोग्रेस के हिसाब के बावजूद ये रिपोर्ट कह रहा है कि अभी भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। देखिए, इंडिया में हमें कल्चर डेवलप करना होगा इंटर्नशिप्स का, ठीक है। इंटर्नशिप जैसी चीज़ें पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, तभी हम स्किल इम्पार्ट कर पाएंगे, तभी कंपनी स्किल इम्पार्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग द फेज ऑफ एजुकेशन एंड कॉलेज। तो सिर्फ 2% ऑफ वर्कफोर्स है जिसके पास फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड 9% ऑफ इनफॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड अपार्ट दिस, गवर्नमेंट के जो स्किल प्रोग्राम्स है उनमें भी क्वालिटी ट्रेनर्स की बहुत बड़ी कमी और सर्टिफिकेशन की, राइट।
तो वहाँ क्वालिटी ट्रेनर्स नहीं है. लेस देन 20% ऑफ दोज ट्रेनर्स PMKVY में वो दे वर रिपोर्टेड एज प्लेस्ड कंपनीज. तो सिर्फ जो 20% लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने ट्रेन किया उनको कंपनीज ने हायर किया, 80% लोगों को नहीं किया. तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आप ट्रेनिंग और स्किल दे रहे हो कोई भी पॉलिसी बना के गवर्नमेंट की तरफ से. वी आर नॉट सेइंग कि 10 पॉलिसीज बना दो तो बहुत अच्छा है. वी आर सेइंग कि एक पॉलिसी बनाओ दैट इज प्रैक्टिकल, जहाँ पे रिजल्ट आ रहा हो. राइट. सो दैट इज अ रियली बिग प्रॉब्लम. दैट इज एग्जीक्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट पार्ट. दैट एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता. पॉलिसीज बहुत ही अच्छी अच्छी बनती है हमारे यहाँ, बट nobody to watch the execution and too much problem when it comes to execution. हर प्रोजेक्ट्स में, हर पॉलिसी में. तो कोर प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं है नीड से. रियलिटी अलग है और ये करिकुलम अलग है. ठीक है. ये अंडरलाइन कर रहा है नीड फॉर क्लोजर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन. यस, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन और होना चाहिए. इंजीनियरिंग कोर्सेज गुड एग्जाम्पल हैं इस प्रॉब्लम के. 1.5 मिलियन इंजीनियर्स जो इंडिया प्रोड्यूस करता है हर साल, ठीक है, लेस देन 5% कम फ्रॉम टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन. 95% बाकी दूसरे कॉलेजेस से आते हैं. सिर्फ 5% जो होते हैं वो टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से होते हैं, जैसे कि IITs, NITs एंड IIIT. तो बल्क ऑफ ग्रेजुएट्स आते हैं प्राइवेट एंड स्टेट इंस्टीट्यूट से, जो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं डिस्पाइट सर्टिफिकेशन बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. तो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया 2008 में एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इंडस्ट्रीज के साथ काम करने के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पाया. इट हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक अ डेंट इन द प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस कोट दैट यू कैन यूज, दैट नॉट एबल टू मेक अ डेंट इन द प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम को बिल्कुल भी आप टैकल कर ही नहीं पाए, इससे कुछ भी चेंज नहीं कर पाए. तो रिजल्ट क्या है इंडियन लेबर के लिए? ओवरऑल नेट नेगेटिव. एंड लार्ज एम्प्लॉयर्स को यहाँ पार्टिसिपेट करना होगा by deploying artificial intelligence to automate the shop floor, squeezing the job market even further for those who are entering it. Yes. तो राइटर ये कह रहा है कि हमें जो कंपनीज हैं उन्हें यही करना होगा कि ये जितने भी टास्क हैं, जो रेपरेटिव टास्क हैं, वहाँ पे AI को इम्प्लीमेंट करे, हायर ना करे, और जो शायद एंटर करना चाह रहे हैं वर्कफोर्स में फिर वो भी एंटर नहीं कर पाएंगे. तो क्या होगा अगर हम जल्दी से इसके लिए इम्पार्ट नहीं करते हैं? तो यही करना पड़ेगा कंपनीज को कि टेक्नोलॉजी डेवलप करके लोगों की जगह पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी और जॉबलेसनेस भी और ज़्यादा बढ़ेगा. रशियन आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स टू बी मेड इन इंडिया. रशिया के स्टेट ओन रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने थर्सडे को क्या बोला है कि जो वेपन्स एक्सपोर्ट यूनिट है, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रोडक्शन इंडिया में. एक आर्मर पियर्सिंग राउंड्स हैं रशियन मेड बैटल टैंक्स के लिए. एंड इन्होंने स्टेटमेंट इशू किया अहेड ऑफ जुलाई 8-9 विजिट टू रशिया बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. यस, ही इज विजिटिंग रशिया ऑन जुलाई 8-9. उससे पहले ही ये अनाउंसमेंट आई. एंड इनकी बातचीत होगी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से. तो जो मैंगो प्रोजेक्टाइल्स है ना, ये इंडिया में बनाए जाएंगे और ये डिज़ाइन किए जाएंगे कि T-72 और T-90 टैंक से फायर किए जाए, जो इंडिया के लैंड फोर्सेज यूज़ करते हैं. यस, हमारी आर्मी यूज़ करती है T-72 एंड T-90. तो ये राउंड अलाउ करते हैं कि आप मॉडर्न टैंक्स को हिट करें, कब इक्विप विथ कंबाइंड प्रोटेक्शन. तो काफ़ी मॉडिफिकेशंस हैं इन कॉम्बैट व्हीकल सर्विसेज में जो किए जा रहे हैं. ठीक है, जो इंडिया के साथ सर्विस में है. इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा, इन्होंने ये भी कहा कि ये लोकलाइज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर भी इंडिया में, विच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर अस, वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस. एंड डिफेंस स्टॉक्स देखिए एक बार, कोई भी डिफेंस स्टॉक सर्च कीजिए आप, जैसे कि BDL है, BEL, BHEL भी डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है अच्छा खासा, BEML, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, मैस्कॉडॉक, ये सारी डिफेंस कंपनीज और इनके शेयर प्राइसेस अगर आप इस महीने देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे. ऐसा परफॉर्म इन्होंने किया है. नॉट इन अ पोजिशन टू डिक्लेयर सीज फायर इन यूक्रेन. कुछ ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं अब हम लोग. प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया अभी कोई सीज फायर डिक्लेयर नहीं करने वाला यूक्रेन के साथ. हमें अभी पीस नहीं चाहिए यूक्रेन के साथ. ठीक है. एंड यूक्रेन ने ऐसे स्टेप्स लिए जो रिवर्सिबल है, जो पीछे नहीं लिए जा सकते और मॉस्को को एक्सेप्टेबल नहीं है. एंड यहाँ पे देखिए बात ऑफकोर्स सीज फायर की होगी तो रशिया तो नीचे नहीं झुकने वाला यूक्रेन के सामने. एट द एंड यूक्रेन को ही हार माननी होगी, नहीं तो बहुत बड़े लॉसेस सफ़र करने होंगे. इस वक्त भी यूक्रेन को नुकसान ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रशिया, अगर आप कंपेयर करें. बट यूक्रेन को क्या है कि यूक्रेन हर जगह से जा के सपोर्ट ले रहा है, इतने बड़े बड़े लोन्स ले रहा है जो आगे 100 या 200 साल तक यूक्रेन को चुकाते ही रहना होगा, विच विल बी वेरी टफ टू यूक्रेन एंड इट्स पीपल. सो
यहाँ पे मॉस्को हर बार बोल रहा है कि किविव जो है ये मतलब यूक्रेन ये सरेंडर करे, बट दे आर रिजेक्टिंग इट, ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड पुतिन ने भी कहा कि उनका प्रेफरेंस है फॉर जो बाइडन एज नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट रिमेन अनचेंज, ये चाहते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ही रहे। आते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जैसा हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, पिछला पूरा महीना मैंने डिस्कस किया कि ईयू ने एक बड़ा मूव लिया जहाँ पे बोला कि चाइना की बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम तो लगाएंगे टैरिफ, ठीक है, और ये टैरिफ होगा 35 से 40% के बीच में। तब से चाइना बहुत शॉक हो गया, चाइना बहुत शॉक कि ये क्या हो रहा है, यूएस के साथ हम टैरिफ वॉर में हैं, ट्रेड वॉर में हैं, ठीक है, इंडिया के साथ भी चल रहा होता है ये, बट ईयू भी आ गया इसमें, वाई डिड दैट हैपन। एंड यूएस का कमेंट आया कि आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रशिया यूक्रेन वॉर में ओपनली आप रशिया को बैक कर रहे हो एंड ईयू को आप कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हो। तो ईयू भी यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन भी क्या करेगा, आपसे ज़रूर यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वी विल मूव अहेड एंड हम लोग इम्पोज करेंगे प्रोविजनल टैरिफ्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इम्पोर्ट की जाएंगी चाइना से। इसके वजह से क्या होगा, रेट्स जो हैं वो 48% तक बढ़ जाएंगे एंड ट्रेड टेंशंस भी इंक्रीज हो जाएंगे बीजिंग के साथ। तो ईयू ने कंफर्म किया, यूरोपियन यूनियन ने, कि अप्लाई करेगा प्रोविजनल ड्यूटीज 3 चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स पर जो सैंपल किए गए एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्होंने एक एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मैं बता दूं ये डिसीजन पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। मान लीजिए आप 10 रुपये का सामान बनाते हैं, मैं भी 10 रुपये का सामान बनाता हूँ अलग अलग कंट्रीज़ में, हम एक तीसरी कंट्री को बेचते हैं। अब क्या होता है कि मैंने जो 10 रुपये का सामान बनाया ना, मैं वहाँ 5 रुपये में बेच रहा हूँ, आप जो 10 रुपये का बना रहे हैं उसमें आप 2 रुपये कमाएंगे, तो आप 12 रुपये में बेच रहे हैं। तो फिर क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरी कंट्री ना, मेरा देश मुझे सब्सिडी देता है इस पर मैन्युफैक्चरिंग पे, तो ऑलरेडी वो 5 रुपये मेरे देश ने कहा कि 5 रुपये तुम हमसे ले लो, 7 रुपये, ठीक है, इसको 5 में बेचो, 7 रुपये जो है हम तुम्हें देंगे, 2 रुपये प्रॉफिट भी तुम कमाना। मैंने कहा ठीक है, मुझे पैसे यहाँ से मिले वहाँ से। अब क्या हुआ, जो दूसरी देश में बंदा ईमानदारी से बहुत ही कंपेरेटिवली बना रहा होगा 10 रुपये में सामान, उसके साथ क्या होगा, वो 12 रुपये में बेचेगा, लेकिन सामने वाला कंप्यूटर 5 रुपये में बेचा है वही सामान। क्यों? क्योंकि उसका गवर्नमेंट उसका बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ये अनफेयर है एंड ये यूरोपियन यूनियन को भी दिखता है। तो यूरोपियन यूनियन ने इसने इन्वेस्टिगेट किया एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन की, कहीं ऐसे केसेस तो नहीं है ये। तो जहाँ जहाँ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उन्हें मिला कि ऐसा है। उन्होंने देखा कि जैसे कि स्टेट रोड एमजी मेकर, चाइना की गवर्नमेंट कंपनी है ये, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ओन करती है इसे। एमजी जो एमजी हेक्टर हमारे यहाँ बनता है, यस ये उसी कंपनी के। तो ऐसे आईसी मोटर कॉर्पोरेशन 37.6% टैरिफ लगाया गया इनके ऊपर, टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग 10% के ऊपर जो अभी 10% है। वोल्वो की कार, अब वोल्वो मैं बताओ यूरोपियन कंपनी नहीं है, इसे चाइनीज़ कंपनी ने खरीद लिया है। तो वोल्वो कार ईवी पेरेंट जीली एंड BYD विल बी हिट विद एडेड चार्जेस ऑफ 19.9% एंड 17.4%। तो यहाँ पे दूसरे ईवी प्रोड्यूसर्स जो है चाइना में, जो कोऑपरेट कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन के साथ लेकिन अभी सैंपल नहीं किया गया है, उन्हें उन पे 20.8% का एडिशनल ड्यूटी लगा है। एंड जिन्होंने कोऑपरेट नहीं किया उन पे तो 37.6% का टॉपअप लगा है यहाँ पे। तो वेस्टर्न कार मेकर्स जैसे कि BMW, टेस्ला, ये भी अफेक्टेड है। और यूएस मैन्युफैक्चर करेंटली बल्क ऑफ ईवी बाउंड ईवी शिपमेंट्स है चाइना से। क्योंकि अब देखिए इससे यूएस को कैसे लॉस हुआ, यूएस को लॉस ऐसे हुआ क्योंकि यूएस की कंपनीज भी कार काम ला रही है चाइना में। टेस्ला की कितनी बड़ी फैक्ट्री है चाइना में, जाके देखिए, और वो वहीं से एक्सपोर्ट कर रहा था कहाँ, यूरोप में। तो नुकसान उन्हें भी हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे आर्टिकल्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।